हेलो दोस्तों, आपका एग्रीकल्चर स्टडी वीक में स्वागत है। तो आज हम शुरू करने वाले हैं आपकी फसल विज्ञान एग्रोनॉमी, जो कि आपकी जो 12th के लिए बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं कि कोई से भी सेमेस्टर में अगर एग्रोनॉमी है तो उसके लिए भी ये आपके इम्पोर्टेंट है। और एजीटी के लिए तो ये ख़ास तौर से है, क्योंकि फसल विज्ञान से आपका 25 नंबर का जो है यहाँ से पूछा जाएंगे 25 क्वेश्चन। और यूपी कैटेट और टीजीटी पीजीटी और आप जो अन्य एग्ज़ाम है एग्रीकल्चर की, अगर उनकी भी तैयारी कर रहे हैं तो उनकी थ्योरी के लिए जो है ये वीडियो इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो यहाँ पर जो है हम जो फसलों का वर्गीकरण है ये हम 2 वीडियो में करेंगे। कितनी में 2 वीडियो में करेंगे, क्योंकि जो फसलों का वर्गीकरण है बहुत लंबा है। तो इसलिए हम सबसे पहले यहाँ पर जो वर्गीकरण की बात करेंगे तो ऋतुओं के आधार पर और आर्थिक उपयोगिता के आधार पर और वानस्पतिक आधार पर और जीवन चक्र के आधार पर। तो हम यहाँ पर सिर्फ ये 4 जो वर्गीकरण हैं इनके आधार पर जो है यहाँ पर देखने वाले हैं विस्तार से। और जो दूसरी वीडियो होगी वो जो आगे के अन्य बचे हैं हम उनकी बात करेंगे आपकी वीडियो नंबर 2 में। और इसका पार्ट होगा कौन सा, तो इसका पार्ट 2 होगा। तो यहाँ पर जो है हम देर न करते हुए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। और हम आपको यहाँ पर बता दें कि जो इसका पीडीएफ है वो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दी गई है, वहाँ से उसे आप ज्वाइन कर लेंगे। या आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च भी मार सकते हैं, एग्रीकल्चर स्टडी वीके के नाम से आपको वहाँ पर मिल जाएगा, उसे ज्वाइन कर लेंगे तो आपको वहाँ पर जो है इसका पीडीएफ जो है मिल जाएगा। तो हम देर न करते हुए वीडियो बढ़ाते हैं। और वीडियो को बढ़ाने से पहले आगे अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों में भी शेयर कर देंगे, क्योंकि आप अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं एग्रीकल्चर से तो आपके लिए ये थ्योरी की जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसी तरह से जो है हम आपको सारे सब्जेक्ट जो है यहाँ पर कराने वाले हैं। तो यहाँ पर अब बात करते हैं हम इस वीडियो के आगे। तो सबसे पहले देखेंगे हम क्या फसल विज्ञान की परिभाषा क्या होती है, फिर उसके बाद हम वर्गीकरण की बात करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं सस्य विज्ञान एग्रोनॉमी। तो यहाँ पर एग्रोनॉमी दी हुई है आपकी। तो यहाँ पर बात करें तो ये आपका क्रॉप हो जाती है। तो इसकी परिभाषा क्या होती है, तो पौधों का ऐसा समूह जिनको मनुष्य अपनी किसी न किसी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु भूमि की तैयारी कर उगाता है, उसी को फसल कहते हैं। तो फसल किसे कहते हैं, तो जो पौधे हैं, पौधे का एक ऐसा समूह जो मनुष्य अपनी किसी न किसी आर्थिक उपयोगिता के लिए, जैसे अनाज खाने के लिए उगाता है, और कपास से कपड़ा बनता है, और गन्ना से आपका शुगर बनता है, शुगर से चीनी बनती है। तो ये जो है सब जो मनुष्य अपनी किसी न किसी आर्थिक उपयोगिता के लिए जो उगाता है उसी को जो है आपका फसल कहा जाता है। तो यहाँ पर आपकी ये डेफिनेशन हो जाती है, अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछी जाती है तो ये ज़्यादातर जो आपके जो लिखित एग्ज़ाम होते हैं उनमें पूछी जाती है, ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाएगी। अब यहाँ से बात करते हैं वर्गीकरण। और वर्गीकरण जो है आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वर्गीकरण से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स की। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखने वाले हैं ऋतुओं के आधार पर वर्गीकरण। तो ऋतुओं के आधार पर वर्गीकरण आपके 3 प्रकार के होते हैं। और 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं तो आपको सबको पता होगा। एक खरीफ ऋतु, जो सबसे पहले जो शुरुआत होती है वो खरीफ से ही होती है। और दूसरी आपकी हो जाती है रबी ऋतु, और तीसरी हो जाती है आपकी जायद ऋतु। तो ये आपकी 3 जो है ऋतुएं होती हैं जो ऋतुओं के आधार पर वर्गीकरण किया गया है, जिसमें कि आपकी जो ये तीनों शब्द जो लिए गए हैं एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि जो आपसे पूछ लिया है कि खरीफ किस शब्द से लिया गया है, या रबी किस शब्द से लिया गया है, या जायद किस शब्द से लिया गया। तो ये आपका अरबी भाषा से जो है लिया गया है, ये आपका इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपका बन चुका है। और आपको अगर ऐसे याद नहीं होता तो एक ट्रिक होती है कर्ज के नाम से याद रख सकते हैं, जैसे खरीफ, रबी, जायद, इसके नाम से भी आप याद कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो हम बात करेंगे सबसे पहले खरीफ की, क्योंकि आपका जो सीज़न शुरू होता है वो खरीफ से शुरू होता है। तो खरीफ की बात करें तो खरीफ में जो है बुवाई कब से की जाती है, तो इसका बुवाई का जो समय होता है वो जून से लेकर
जुलाई के बीच में जो है आपकी खरीफ की फसल बोई जाती है। और यहाँ पर कटाई की बात करें तो कटाई की फसल जो है कटाई जो की जाती है वो सितंबर और अक्टूबर में जो है की जाती है। तो इस टाइम जो है आपकी जो खरीफ का सीज़न है वो समाप्त होने वाला है, मतलब इसकी कटाई जो है अब शुरू होने वाली है। और इसके तापमान की बात करें तो इसका तापमान जो आधार तापमान रहता है वो कितना रहता है, तो वो 8 से लेकर जो आपका 10 सेंटीग्रेड तापमान है वो आधार जो आपका टेम्परेचर रहता है। औसत तापमान की बात करें तो औसत तापमान की बात करें मतलब जो आपका औसत बना रहता है, मतलब कभी कम हो जाता है कभी ज़्यादा हो जाता है। तो इस तरीके से आपका औसत मतलब बीच का जो तापमान है वो कितना रहता है। तो खरीफ की फसल के लिए कितना 28 से लेकर 35। और ये एग्ज़ाम में जो है आपसे पूछा भी गया है, और ये जो है एग्ज़ाम में कई एग्ज़ामों में पूछा गया है कि खरीफ की फसल के लिए औसत तापमान कितना होता है। तो आपका 28 से लेकर 35 सेंटीग्रेड तापमान रहता है। और जलवायु कैसी रहती है, तो ये खरीफ की है तो इसमें गर्म जलवायु रहेगी और शुष्क जलवायु, मतलब बोते समय गर्म और जब इसकी कटाई होती है तो उस समय जो है शुष्क जलवायु रहती है। तो यहाँ से ये हो जाता है। और दिवस जो आपका दिवस प्रकाश अवधि कैसी होती है, तो लघु दिवस प्रभावी जो आपके होता है ये मतलब शॉर्ट डे प्लांट होता है, मतलब शॉर्ट डे जो आपका होता है। और इसमें जो अपवाद होते हैं जैसे मक्का और सूरजमुखी ये अपवाद में आते हैं। और शॉर्ट डे और लॉन्ग डे और डे न्यूट्रन प्लांट कौन से होते हैं इनकी हम आपको आगे बताएंगे कि ये कौन कौन से होते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर फसल कौन कौन सी आती हैं खरीफ की में आपकी। तो खरीफ की में फसल जो आती हैं ये फसल आती है जैसे आपका धान आ जाएगा, मक्का आ जाएगा, ज्वार आ जाएगा, बाजरा आ जाएगा, रागी आ जाएगी, कपास आ जाती है, मूंगफली आ जाती है, सोयाबीन आ जाती है और सूरजमुखी आ जाती है। तो इसे याद रखेंगे सूरजमुखी, ये एग्ज़ाम में पूछ ली जाती है कि सूरजमुखी किस मौसम में जो है उगाई जाती है। और तिल आ जाता है, अरंडी आ जाता है, लोबिया, मोठ, ग्वार, उड़द और मूंग, अरहर और आपकी इत्यादि ये फसलें जो हैं सारी आपकी किस में आ जाती हैं खरीफ ऋतु में आपकी ये फसलें आ जाती हैं। अब बात करते हैं अगली ऋतु आपकी आ जाती है कौन सी, रबी ऋतु। अब रबी ऋतु की बात करें तो रबी ऋतु जो हो जाती है इसकी बुवाई कब की जाती है, तो जैसे ही आपकी खरीफ की जो आपका टाइम पीरियड है वो ख़त्म होगा तो आपका रबी का लग जाएगा। जैसे अक्टूबर और नवंबर में जो है आपकी किसकी रबी की ऋतु शुरू हो जाती है। जैसे आपका धान का सीज़न ख़त्म होगा फिर उसके बाद आपका जैसे लैटे की बुवाई हो जाएगी और अलसाली गन्ना हो जाएगा, इसकी बुवाई होनी शुरू हो जाएगी, फिर गेहूं की बुवाई शुरू हो जाएगी। तो ये सब आपकी रबी की ऋतु के फसल में आती हैं। बात करते हैं कटाई। कटाई कब की जाती है, तो मार्च और अप्रैल में इसकी कटाई की जाती है जो रबी ऋतु की फसल होती है। और इसके तापमान की बात करें जो आधारीय तापमान रहता है वो कितना रहता है, वो 4 से 5 जो है आपका आधारीय तापमान रहता है। आपको अलग अलग बुक में अलग अलग भी मिल सकता है। तापमान जो है आपका इनके बीच में आपका कहीं से 6 से 7 भी मिल जाएगा और आपका 4 से 8 भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप इसके एवरेज में मानकर चलेंगे। बात करते हैं औसत तापमान। औसत तापमान कितना रहता है, तो 16 से लेकर 25 और आपको एग्ज़ाम में देखने को 20 से 25 भी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ से आपको जोन सा आपको ऑप्शन में नज़र आता है तो उस तरीके से ऑप्शन के आधार पर आप उसको टिक लगाएंगे। तो यहाँ से जो आपके ऑप्शनिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं आपका जलवायु। जो जलवायु कैसी होती है, तो जलवायु आपको ठंडी और नम जलवायु की आवश्यकता होती है। कैसी, बुवाई के समय ठंडी जलवायु और जब कटाई की जाती है तो उस समय आपको नम जलवायु की आवश्यकता होती है। कैसी, नम जलवायु की आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं इसमें प्रकाश दीप्ति प्रभाव, मतलब जो आपका प्रकाश है वो कैसा चाहिए इसके लिए, तो दीर्घ प्रकाश अवधि पादप, मतलब लॉन्ग डे जो है आपका पीरियड इसे चाहिए। और पुष्प अवस्था के समय आपको 12 से लेकर 14 घंटे इसको प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो इसके बारे में हम डिटेल से आपको आगे बताएंगे। यहाँ पर सिर्फ आप इतना रख लेंगे कि रबी जो है कौन सी ऋतु में मतलब कौन से प्रकाश अवधि में आता है, तो ये जो है लॉन्ग डे प्लांट में आता है। तो यहाँ से अब इसकी बात करते हैं। तो रबी में जो आपकी फसल है वो कौन कौन सी आती हैं, तो आपकी गेहूँ आ जाती है, जौ आ जाती है, सरसों आ जाती है, मटर आ जाती है, मसूर और तंबाकू। ये तंबाकू पूछा जाता है कि तंबाकू किस ऋतु की फसल है। और आलू, राजमा, चना, कोंदो,
तो यहाँ कोंदो से जो है आपका AGTA में जो अभी एग्ज़ाम हुआ था 13 जुलाई को, उसमें भी पूछा गया था कि कोंदो जो है कैसा अनाज है। तो ये वैसे मोटा अनाज है, लेकिन इसको सबको जो है फुल मार्क्स दिया गया था। तो यहाँ पर ये रबी की जो है क्रॉप हो जाती हैं। अब बात करते हैं हम आगे आपकी जायद की फसलें। तो जायद की फसलें कौन कौन सी होती हैं? तो जायद की फसलों की बात करें तो जायद की फसलों के लिए जो है जलवायु कैसी होती है? तो आपकी गर्म व शुष्क जलवायु। कैसी? गर्म व शुष्क जलवायु। अब इनकी बुवाई का समय क्या होता है? तो ये फरवरी और मार्च में बोई जाती हैं और इनकी कटाई मई और जून में की जाती है। इनकी खेती सिर्फ 3 महीने की जाती है, 2 से 3 महीने की जाती है इनकी खेती। जो आपको खीरा हो जाता है, खरबूज हो जाता है, तरबूज, ककड़ी, लौकी, तोरई, कद्दू, ये करेला, परमल और कूंदू, चाऊ ये जो है आपकी सारी जो क्रॉप हैं ये सब जायद की जो है आपकी फसलें हो जाती हैं। किसकी? जायद की फसलें हो जाती हैं। अब बात करते हैं हम आपका जो है ऋतुओं के आधार पर ये वर्गीकरण जो है ये कंप्लीट होता है। अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा क्वेश्चन तो यहीं से आ जाएगा। अगर आप थ्योरी की तैयारी कर रहे हैं, मतलब अगर आप 12th में हैं या आप BSc कर रहे हैं, तो उसके लिए जो है आप इस तरह से भी लिख देंगे जिस तरह से ये है, और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लेंगे तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। और यहाँ पर बात करते हैं हम आपके आर्थिक उपयोगिता के आधार पर। तो यहाँ पर अब दूसरा जो आ जाता है हमारा B नंबर, आर्थिक उपयोगिता के आधार पर वर्गीकरण। जैसे आपका अनाज वाली फसलें, तो अनाज वाली फसलें कौन कौन सी होती हैं? तो अनाज वाली फसलों में कौन कौन आता है? जैसे आपका गेहूँ आ जाता है, धान आ जाता है, मक्का आ जाता है और ज्वार आ जाता है। अब इनसे संबंधित कुछ हम यहाँ इनके साथ ही साथ इनके कुछ फैक्ट भी देखते चलेंगे जो हमें आगे चलकर वो आसान हो जाएं। तो जैसे गेहूँ को अनाजों का राजा भी बोला जाता है, एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। और विश्व की मुख्य खाद्यान्न फसल कौन सी है? तो गेहूँ हो जाती है विश्व की खाद्यान्न फसल। और धान की बात करें तो भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल। तो आपका यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपसे पूछ लेगा कि विश्व की मुख्य खाद्यान्न फसल कौन सी है? तो खाद्यान्न फसल आपकी गेहूँ हो जाती है। और भारत की पूछ ले तो भारत की कौन हो जाती है? तो आपका चावल हो जाता है या धान हो जाता है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल जो वाली फसल कौन सी हो जाती है? तो धान हो जाती है। तो सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल है वो कौन घेरता है? तो धान। मक्का को अनाजों की रानी कहा जाता है। तो अनाजों का राजा गेहूं को कहा जाता है और अनाजों की रानी मक्का को कहा जाता है। और अमेरिका को रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है, क्योंकि मक्का का जो उत्पादन है सबसे अधिक कहाँ किया जाता है? अमेरिका में किया जाता है। तो इसलिए अमेरिका को जो है क्या बोला जाता है? तो रीढ़ की हड्डी बोला जाता है मक्के को। और ज्वार की बात करें तो इसे केमल जो है क्रॉप भी बोला जाता है। क्या? केमल क्रॉप। और मोटे अनाज का इसे राजा भी कहा जाता है। किसको? ज्वार को मोटे अनाजों का राजा भी कहते हैं इसे, और केमल क्रॉप भी कहते हैं। तो आप साथ के साथ भी अगर इन्हें रिवाइज करते चलेंगे तो आपको साथ के साथ भी ये याद हो जाएंगे। अब आगे बात करते हैं हम कुछ और जो फसलें हैं, जैसे बाजरा गरीबों का भोजन। तो गरीबों को भोजन किसे कहते हैं? तो आपका बाजरे को कहा जाता है। रागी को सर्वाधिक जल उपयोग जो इसकी दक्षता होती है, ये हम जो सर्वाधिक जल मतलब जो जल उपयोग दक्षता होती है या आपका जल मांग होती है, ये क्या होती है, इनके लिए हम सब आगे देखने वाले हैं। तो आप इससे जो है जरूर रहेंगे, जैसे जैसे आपके टॉपिक आते जाएंगे हम उनको जो है आपको बताते चलेंगे। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को जो भी आपके ग्रुप हैं उनमें शेयर कर देंगे और वीडियो को साथ ही साथ लाइक ज़रूर कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाता है सांवा और कोंदो, ये सब आपके कैसे हो जाते हैं? ये खाद्यान्न फसलें हो जाती हैं। अब दलहन फसलों की बात करते हैं। तो दलहन फसलों की बात करें यहाँ पर, तो दलहन हो जाती है आपकी जो रबी में बुवाई की जाती है। तो आपने अभी पीछे देखा होगा जो हमने अभी ऋतुओं के आधार पर वर्गीकरण बताया था। तो रबी में कौन कौन सी आ जाती हैं? तो चना आ जाता है, मटर, मसूर और आपका राजमा, ये सब किस में आ जाते हैं? ये आपके सब रबी में आ जाते हैं। अब यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जैसे चना हो जाता है, मटर और मशरूम, जो मसूर है, ये सब इनका अंकुरण जो होता है वो अधोभूमिक मतलब हाइपोजियल होता है। अधोभूमिक मतलब जो इनका अंकुरण है वो
जो भूमि के नीचे ही रहता है, मतलब जो बीज पत्र होता है वो भूमि के नीचे ही रह जाता है, और जो बीज पत्र भूमि के ऊपर आ जाता है उन्हें ऊपरी भूमि बोला जाता है, मतलब भूमिपरिक या एपीजियल बोला जाता है। हाइपोजियल जो नीचे रह जाता है। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि चना जो है कैसी फसल है, मतलब चने में जो है अधोभूमिक अंकुरण पाया जाता है या भूमिपरिक पाया जाता है या ऊपरी भूमिक पाया जाता है। तो आप बता देंगे क्या, तो चने में जो पाया जाता है वो अधोभूमिक अंकुरण पाया जाता है। और यहाँ पर अपवाद जो है ये राजमा हो जाता है कुछ। राजमा में जो है आपको भूमिपरिक और ऊपरी भूमिपरिक एपीजियल जो है बोला जाता है। बात करते हैं खरीफ दलहन। खरीफ में कौन कौन सी आती हैं, तो आपका मूंग, उड़द, ग्वार, मोट, लोबिया। और यहाँ पर जो अपवाद है आपका अरहर अपवाद हो जाता है, इसे अधोभूमिक अंकुरण में रखा जाता है। और ऊपरी भूमिक जिनके बीज पत्र ऊपर आ जाते हैं, आपने मूंग को देखा होगा तो उसके बीज पत्र ऊपर आ जाते हैं, उड़द को देखा होगा उसके भी ऊपर आ जाते हैं, ग्वार और मोट और लोबिया इनके सबके बीज पत्र ऊपर की तरफ आ जाते हैं। तो इनके लिए बोला जाता है क्या, तो इनके लिए ऊपरी भूमिक मतलब ईपीजियल बोला जाता है। और हाइपोजियल कौन से हो जाते हैं आपके, चना, मटर, मसूर। तो इन्हें याद रखेंगे ज़रूर, क्योंकि एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो आपके लिए जो है जो वर्गीकरण है ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है। अब बात करते हैं तिलहनी फसल। अब तिलहनी फसल है कि सोयाबीन है आपकी, सोयाबीन एक तिलहनी फसल है। और मूंगफली आपकी ये तिलहन और दलहन दोनों में आती है। और सरसों आपकी तिलहन फसल है, तिलवी और सूरजमुखी की, और अरंडी, अलसी और तारामीरा ये सब कैसी हैं आपकी, ये तिलहन फसल हो जाती हैं। अब हम यहाँ पर देख लेंगे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट इनसे ही संबंधित। जैसे सोयाबीन है तो सोयाबीन को जो है आपकी क्या दलहन और तिलहन दोनों में रखा जाता है। किसको, सोयाबीन को। विश्व की प्रमुख तिलहन फसल कौन सी हो जाती है, तो आपकी हो जाती है सोयाबीन। तो सोयाबीन आपकी विश्व की कैसी हो जाती है, तिलहन फसल हो जाती है। और ट्रांसजेनिक फसल में सर्वाधिक क्षेत्रफल है। जो आपकी ट्रांसजेनिक फसल होती हैं उनमें सर्वाधिक क्षेत्रफल जो है आपका सोयाबीन का कितना 96% जो है इसका क्षेत्रफल हो जाता है। तो जो ये ट्रांसजेनिक फसल क्या होती हैं इनकी हम आगे बात करेंगे। और मूंगफली भारत की मुख्य तिलहनी फसल हो जाती है, और आपकी तिलहनों का इसे राजा भी कहते हैं। तो इसे तिलहनों का राजा भी कहते हैं और भारत की जो मुख्य तिलहन फसल भी है। सरसों राजस्थान की मुख्य ये तिलहन फसल हो जाती है, और राजस्थान में जो सरसों उत्पादन में प्रथम स्थान भी है। और तिल को तिलहनों की रानी किसे कहा जाता है, तो तिल को कहा जाता है। सूरजमुखी तो इसमें लिनोनिक जो अम्ल होता है वो 64% पाया जाता है। किसमें, असंतृप्त बसीय अम्ल में। और ये इम्पोर्टेंट है, अगर आपने एजीटी का पेपर दिया होगा तो उसमें भी आपने देखा होगा, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था एक। और असंतृप्त बसीय अम्ल जो है आपका क्या, सूरजमुखी में पाया जाता है। जो लिनोनिक अम्ल होता है 64%, तो कितना होता है 64%। तो यहाँ से जो है क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो अब बात करते हैं हम अगली, नकदी फसलें कौन सी होती हैं। अब चौथा नंबर आ जाता है नकदी फसलें। तो नकदी फसलें की बात करें, गन्ना, कपास, तंबाकू, जूट, आलू, पटसन ये सब कैसी हो जाती हैं, ये आपकी सब नकदी फसलें हो जाती हैं। चारे वाली फसलों की बात करें तो चारे वाली फसल आपकी जई हो जाती है। कितनी, कौन सी, जई। और सभी जो चारे वाली फसलें हैं उनमें सर्वाधिक बीज दर किसकी डलती है, तो आपकी जई की। तो इसकी 100 किलोग्राम जो है प्रति हेक्टेयर में जो है बीज दर डलती है, किसकी, आपकी जई की। अब यहाँ पर और आपकी आ जाती है चारे वाली, जैसे बरसीम, रिजका और लूसन्स, अल्फ़ा। तो बरसीम को ही, जो रिजका होता है, रिजका को ही लूसन, अल्फ़ा बोला जाता है। नेपियंस घास जिसे हाथी घास भी कहते हैं, और एक सूडान घास, ये सब आपकी चारे वाली फसलें हो जाती हैं। अब बात करते हैं आगे मसाले वाली फसलें। तो मसाले वाली फसलें कौन सी होती हैं, तो मसाले वाली फसलें होती हैं जो स्पाइस क्रॉप्स होती हैं, जैसे काली मिर्च हो जाती है, अजवाइन हो जाती है, सौंफ हो जाती है, जीरा हो जाता है, धनिया और जायफल, तेज पत्र और इलायची और दालचीनी और हल्दी,
ये सब कैसी फसलें हैं? आपकी मसाले वाली फसलें हो जाती हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं हम, जो है यहाँ पर जो आपके कुछ इंस्टीट्यूट दिए हुए हैं उनको हम साथ के साथ ही इन्हें आपके निपटाते चलेंगे, क्योंकि इन्हें साथ के साथ ही पढ़ते जाएंगे, क्योंकि एक साथ पढ़ेंगे तो ये याद नहीं होते हैं। तो जो सी जैसी फसल आती जाएगी वहीं पर उन्हें पढ़ते चलेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला आ जाता है IISR। क्या होता है? तो ये होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च, जो कि कहाँ पर है? केरल में। तो यह यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका, तो पूछ लिया जाएगा कि जो IISR है ये कहाँ पर है और किससे संबंधित है? तो ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस और रिसर्च कहाँ पर है? केरल में है। अब दूसरा है इससे ही संबंधित, मतलब सेम है, इनमें थोड़ा डिफरेंस है, मतलब इसकी तो बिल्कुल सेम ही है। IISR कहाँ है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च कहाँ पर है? लखनऊ में। तो ये शुगर केन है, इंडियन मतलब भारतीय इंस्टीट्यूट शुगर केन रिसर्च कहाँ पर है? तो ये लखनऊ यूपी में है। अब NRCSS कहाँ पर है? तो नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सीड स्पाइस कहाँ पर है? अजमेर राजस्थान में है। और मसालों का घर किसे कहा जाता है? तो भारत को मसालों का घर कहते हैं। और मसालों का बगीचा किसे कहते हैं? तो इसे आपका केरल है, इसी को क्या बोला जाता है? मसालों का बगीचा। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट है, इसे याद करेंगे। तो मसालों का बगीचा किसे कहते हैं? तो केरल, जिसका नाम अब केरलम हो गया है। और मसालों का घर किसे कहते हैं? भारत को। तो मसालों का घर तो आपको पता है भारत को कहते हैं, मसालों का बगीचे किसे कहते हैं? तो केरल को बोला जाता है। अब यहाँ पर आगे बात करते हैं औषधीय फसलें। तो औषधीय फसलें कौन कौन सी होती हैं? तो औषधीय फसलें जो होती हैं आपकी, जिसमें आपका सिट्रोनेला हो जाता है, और लेमन ग्रास हो जाती है, सफ़ेद मूसली हो जाती है, और शिलाजीत हो जाती है, इसबगोल, अश्वगंधा और सर्पगंधा और बिटेल। तो ये सब कैसी फसलें हो जाती हैं? आपकी औषधीय फसलें होती हैं, जो कि औषधीय निर्माण में जो है इनका प्रयोग किया जाता है। किसमें? औषधीय निर्माण में इनका प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर जो है इसके इंस्टीट्यूट हो जाते हैं। कुछ इंस्टीट्यूट की बात करें, जैसे आपका CMAP हो जाता है। तो CMAP क्या होता है? तो CMAP होता है सेंट्रल इंस्टीट्यूट मेडिसिन एंड एरोमेटिक प्लांट, जो कहाँ पर स्थित है? जो आपका लखनऊ यूपी में स्थित है। तो कौन सा है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट मेडिसिन एंड एरोमेटिक प्लांट, लखनऊ यूपी में स्थित है ये। तो ये हो जाता है CMAP। एक होता है NIMAP। तो NIMAP कौन सा हो जाता है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल ऑफ एरोमेटिक प्लांट, ये कहाँ पर है? आनंद, गुजरात में। तो दोनों जो है सेम है, एक CMAP है और एक NIMAP। तो NIMAP क्या हो जाता है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन एंड एरोमेटिक प्लांट, जो है आंध्रा कहाँ पर हो जाता है? गुजरात में। तो ये दोनों जो है इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, ये पूछा जाता है। तो अब बात करते हैं मतलब उत्पीड़न फसलें, जो आपकी उत्तेजक वाली जो फसलें होती हैं, जैसे आपकी चाय हो जाती है, कॉफ़ी, तंबाकू, अफीम, जिसे मार्फिन भी कहा जाता है। मतलब अफीम में जो है मार्फिन एक तत्व पाया जाता है। कौन सा हो जाता है? मार्फिन। अब बात करते हैं, तो यहाँ पर अफीम जो है आपके सरकार द्वारा लाइसेंस प्राप्त किया जाता है। अफीम जो है हम इस तरह से नहीं उगा सकते, जैसे हम किसी भी फसल को कर लेते हैं, जैसे हमने गेहूँ उगा लिया, धान उगा लिया, तो इस तरह से हम नहीं कर सकते, क्योंकि अफीम उगाने के लिए पहले सरकार से परमिशन ली जाती है। तो जिसमें अफीम उत्पादन में जो मध्य प्रदेश है वो सबसे पहले स्थान पर है। और मध्य प्रदेश में भी जो मंदसौर ज़िला है, यहाँ सर्वाधिक अफीम जो है उत्पादन किया जाता है। दूसरे स्थान पर राजस्थान है, और राजस्थान में चित्तौड़गढ़ और झालावाड़ है, यहाँ पर जो है उत्पादन किया जाता है। और यूपी में आपका कहाँ? गाजीपुर और बाराबांकी में जो है उत्पादन किया जाता है। और वेस्ट बंगाल ने भी संसद में जो है अफीम उगाने के लिए मांग की है 2024 में। किसमें? वेस्ट बंगाल में भी। तो यहाँ पर उत्पन्न फसलें हो जाती हैं। तो अब आगे बात करते हैं हम, जो आपकी हो जाती है वानस्पतिक जो आधार पर वर्गीकरण, मतलब जो आपका हो जाता है वानस्पतिक आधार पर वर्गीकरण देखेंगे। हमने 2 प्रकार से आपका वर्गीकरण देख लिया। अब यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले, मतलब
वनस्पति के में देखते हैं तो पोएसी और ग्रेमिनी और घास कुल ये सब एक ही कुल में आते हैं। तो वनस्पति हम बोल सकते हैं घास कुल को। तो घास कुल आपका ग्रेमिनी भी होता है और पोएसी भी बोला जाता है। तो आपका गेहूँ किस में आता है? ग्रेमिनी कुल में आता है। तो यहाँ से एग्ज़ाम पूछा जाता है, एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपसे पूछ लेगा कि चीना, जो चीना होता है वो किस कुल में आता है, या आपसे पूछ लेगा कोंदो किस कुल में आता है, या पूछ लेगा बाजरा किस कुल में आता है, या पूछ लेगा आपसे कि अरहर किस कुल में आता है, या मसूर किस कुल में आता है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। और यहाँ पर जो ग्रेमिनी कुल में है आपका गेहूँ आ जाता है, जौ आ जाता है, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा आ जाता है, रागी, सांवा, चीना और मुंडवा, कोंदो और बांस भी आपके किस में आते हैं? ये पोएसी, ग्रेमिनी या घास कुल में आते हैं। और जो बांस होता है तो विश्व की सबसे बड़ी मतलब विश्व की सबसे बड़ी घास कौन सी हो जाती है? तो आपकी बांस को जो है सबसे बड़ी विश्व की घास माना जाता है। और इसका उत्पादन चीन में प्रथम स्थान है। तो बांस उत्पादन में चीन जो है पहले स्थान पर है। किसमें? पहले स्थान पर। अब बात करते हैं लेग्यूमिनेसी कुल। तो इनको ध्यान से पढ़कर चलेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो अब बात करते हैं यहाँ पर तो लेग्यूमिनेसी कुल, जिसे फैबेसी कुल के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर आ जाता है चना आ जाता है, मटर आ जाता है, मसूर, राजमा, उड़द, मूंग, ग्वार, लोबिया और मोठ, अरहर। तो ये सब आपकी दलहनी फसलें आ जाती हैं। कौन सी? दलहनी फसलें आ जाती हैं ये सारी। तो ये दलहनी फसलें आपकी किस में आती हैं? तो लेग्यूमिनेसी कुल में आती हैं। ज़्यादातर आपकी जितनी भी फसलें दलहनी की हैं वो आपकी लेग्यूमिनेसी कुल में ही आ जाएंगी। और आपकी सोयाबीन हो जाती है, मूंगफली हो जाती है, बरसीम और रिजिका और सनई। ये आपकी 5 जो फसलें हैं, एक सोयाबीन हो जाती है, दूसरी मूंगफली है, तीसरी बरसीम है, चौथी रिजिका है और 5वीं आपकी सनई है। ये सब लेग्यूमिनेसी कुल में आती हैं। बात करते हैं हम तीसरा नंबर। तीसरा है ब्रेसिकेसी या क्रूसीफेरी कुल। तो ब्रेसिकेसी या क्रूसीफेरी कुल आपका सरसों हो जाता है, तोरैया हो जाता, तारामीरा हो जाता, सलजम हो जाता, फूल गोभी हो जाता है, पात गोभी, गांठ गोभी, ब्रोकली और ब्रसल स्प्राउट। ये सब किस में आते हैं? ये आपके ब्रेसिकेसी या क्रूसीफेरी कुल में आते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर जो इसमें दलपुंज होते हैं वो कैसे होते हैं ब्रेसी कुल में? तो C4 मतलब चतुर्थ दशा में होते हैं। और ये जो है रंगीन होते हैं। रंगीन होने से क्या होता है? जो कीट पतंगे को जो है ये आकर्षित कर लेते हैं। जो ब्रेसी कुल के जो आपके होते हैं, जैसे आपने देखा होगा सरसों पे जब आपका फूल आ जाता है, जो फूल आना शुरू होता है तो उस समय जब मधुमक्खी होती हैं वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं। तो वो ही होता है कि कीट पतंगे होते हैं वो जो रंगीन देखकर उसको दलपुंज को तो वो आकर्षित होने लग जाते हैं। तो इसीलिए इन्हें बोला जाता है क्या? कीट पतंगों को आकर्षित करता है ये। अब आगे बात करते हैं आपका कंपोजिट जो एस्टेरेसी हो जाता है। तो कंपोजिटी और एस्टेरेसी तो सूरजमुखी, कुसुम, गेंदा और रामतिल, जिसे नाइजर सीड भी बोला जाता है, ये आपके किस में आते हैं? कंपोजिटी जो कुल के अंतर्गत आते हैं। अब मालवेसी कुल में क्या आ जाता है? तो आपका कपास आ जाता है, पटसन आ जाता है, भिंडी और गुड़हल। तो कौन सा आ जाता है? कपास, पटसन, भिंडी, गुड़हल आ जाता है। तो ये आपके सब मालवेसी कुल में जो आते हैं। और इसके अनुदैर्ध्य जो बाह्य दल होते हैं वो 3 से 7 होते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि सोलेनेसी कुल है वो किस किस के अंतर्गत आते हैं? तो सोलेनेसी कुल जो है आपके आलू का हो जाता है, आलू का है और तंबाकू का है, मिर्च का है, बैंगन और टमाटर। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप यहाँ से नोट जरूर कर लेंगे। तो आपका आलू, तंबाकू, मिर्च, बैंगन, टमाटर यह आपके किस में? सोलेनेसी कुल के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं पेडालिएसी, और जो इम्पोर्टेंट है हर एग्ज़ाम में देख लेंगे आप उठाकर, तो यहाँ से क्वेश्चन तो आपका बनता ही है। जैसे पेडालिएसी, इसमें सिर्फ आता है तिल, जिसे गरीबों का घी कहा जाता है और सबसे पुराना तिल होता है। कैसा? सबसे पुरानी तिलहन है ये। तो सबसे पुरानी तिलहन कौन सी है? तो पेडालिएसी के अंतर्गत आती है। तिलहनों की रानी किसे कहा जाता है? तो तिल को कहा जाता है। सर्वाधिक दिनों तक भंडारण क्षमता किसकी होती है? तो ये होती है आपकी तिल के तेल की। और जल्दी खराब नहीं होता
तो अगर लंबे समय तक भंडारित रहेगा तो वो ख़राब भी जल्दी नहीं होगा। तो ये किसका होता है, तो ये तिल का तेल होता है। अब आगे बात करते हैं आपकी तो टिलिएसी। तो टिलिएसी जो होता है वो जूट और फालसा के अंतर्गत आते हैं। और यूफोर्बिएसी में आपका अरंडी आ जाता है, आंवला। तो अरंडी और आंवला जो है यूफोर्बिएसी कुल के अंतर्गत आते हैं। बात करते हैं कुकुरबिटेसी या कुसुमांड फसलें या कद्दू वर्गीय फसलें। तो तीनों का एक ही मतलब हो जाता है। तो आपका खीरा आ जाता है किसमें, कुकुरबिटेसी में। ककड़ी आ जाती है, लौकी, तोरई, कद्दू, करेला, तरबूज, परमल और कूंदू, चाऊ। तो ये सब आपके कुकुरबिटेसी या कुसुमांड फसलों के अंतर्गत आते हैं। बात करें चीनीपोडिएसी। तो चीनीपोडिएसी कुल के अंतर्गत आपका पालक, बथुआ और चकुंदर। तो चकुंदर, बथुआ और पालक तो ये किसके अंतर्गत आते हैं, चीनीपोडिएसी कुल के अंतर्गत आते हैं। बात करते हैं अम्बली फेरी जो एपीएसी, गाजर और धनिया। तो अम्बली फेरी या एपीएसी के अंतर्गत गाजर और आपकी धनिया आता है। क्या, गाजर और धनिया किसके, अम्बली फेरी एपीएसी के अंतर्गत आते हैं, मतलब इसके कुल के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ से आपका हो जाता है जो वानस्पतिक आधार पर वर्गीकरण था वो आपका कंप्लीट होता है। अब बात करेंगे हम आपका जीवन चक्र के आधार पर। तो जीवन चक्र के आधार पर देखते हैं। तो जीवन चक्र के आधार पर 3 जो है इसे वर्गों में बांटा गया है, जिसमें 1 वर्षीय फसलें हैं और 2 वर्षीय फसलें हैं और बहुवर्षीय फसलें हैं, जिसे एनुअल क्रॉप और वेन्युअल क्रॉप्स और पेरेनियल क्रॉप कहा जाता है। तो इसमें जो है 1 वर्षीय में जीवन चक्र 1 वर्ष का होता है और 1 वर्ष से कम जो है इसमें 1 वर्ष से कम में बीज जो है प्राप्त हो जाता है। इसमें रबी और खरीफ और जायद इसमें तीनों फसल आ जाती हैं 1 वर्ष के अंतर्गत। 2 वर्ष में इसमें 1 वर्ष से अधिक लगता है और इसमें 2 वर्ष लगते हैं। इसमें पहले वर्ष में वानस्पतिक वृद्धि, दूसरे में बीज उत्पादन हो जाता है, जैसे गाजर हो जाता है, प्याज और चकुंदर। ये जो होते हैं आपके कैसे हैं, 2 वर्षीय फसलें हैं। तो यहाँ से भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2 वर्षीय फसलें कौन सी हो जाती हैं, तो गाजर, प्याज, चकुंदर। तो आप इन उदाहरणों को याद रखेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है बनते हैं। अब आगे बात करते हैं बहुवर्षीय फसलें। तो जीवन चक्र में 2 से अधिक होता है। इसमें मुख्य उद्यानी फसलें होती हैं, रेचका हो जाता है, नेपियन घास और गन्ना की पेड़ी। ये सब बहुवर्षीय में आते हैं। तो बहुवर्षीय में कौन कौन से आते हैं, तो रेचका, नेपियंस घास आ जाती है, गन्ना पेड़ी आ जाती है। तो ये आपके बहुवर्षीय में आ जाते हैं। अब बात करते हैं प्रकाश दीप्ति के आधार पर। तो हम जो है यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं क्योंकि ये वीडियो जो है हमारी थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो ये हम आधे घंटे की वीडियो रहने देते हैं। अब जो प्रकाश दीप्ति के आधार पर जो वर्गीकरण है उसकी हम जो है इसमें आपको पार्ट 2 कराएंगे। क्या, पार्ट 2 कराएंगे और उस जो पार्ट 2 में है इससे आगे की हम बात करेंगे। तो इस वर्गीकरण को हम इसी तरह से धीरे धीरे जो है कंप्लीट करेंगे और इसका जो पीडीएफ है हम एक संग डाल देंगे। जो पूरा वर्गीकरण का जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, आप उसे ज्वाइन कर लेंगे। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी साथ साथ सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे। तो इसी तरह से हम मिलेंगे अपनी आने वाले पार्ट 2 में। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।